नमस्कार साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 लगातार चल रहा है। साथियों, आज का वीडियो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ भी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में कैसे प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना था और पहला विधि आयोग कब बना था। ठीक है, तो दोनों चीजों की जानकारी आपको हम देंगे। पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग है वो 1955 में बना था। जी हाँ, 1955 में जो है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे यमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। इस आयोग का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पहले विधि आयोग की। तो पहला जो विधि आयोग है वो 1834 में स्थापित किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद 1853, 1861 और 1879 में दूसरा, तीसरा और चौथे विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है भाई, ये हो गई विधि आयोग की बात। अब आइए थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो खाने में प्रयोग करते हैं किचन में। ठीक है, देखा होगा आपने, सफेद रंग का पाउडर होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक नाम और है जिसको बोलते हैं धावन सोडा या धोने का सोडा। तो धोने का जो सोडा है या धावन सोडा है एक सफेद गंधहीन पाउडर है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 ट्राइस × 24H2O। इसे पोटासियम भी कहा जाता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का सामान्य नाम है। ठीक है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको केमनोफोर कहा जाता है। सिंदूर बहुत चर्चा में है। सिंदूर को बर्मिलियन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HGS या मरकरी सल्फाइड का एक रूप है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम पंचायतें कितने स्तरों पर काम करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरों पर। जी हाँ, ग्राम पंचायतें 3 स्तरों पर काम करती हैं। कौन कौन से स्तर हैं वो, ग्राम पंचायत मतलब गांव का स्तर, विलेज लेवल, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल, ब्लॉक स्तर, और जिला परिषद मतलब जिला कमेटी, जिला स्तर। यह त्रिस्तरीय प्रणाली 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में पंचायत के विभिन्न पहलुओं जैसे कि संरचना, कार्यकाल, आरक्षण, शक्तियां और कार्य आदि शामिल हैं। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह भाग संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, जो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क नागरिकों की एक बैठक है। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 243D अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो और जानकारियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर ये असम। ठीक है, तो आंसर की बात हो गई। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।
सत्यानित को असम के वैष्णव मठों जो कि सत्र के नाम से जाना जाता है की परंपरा है। इस नृत्य को 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत श्रीमद शंकरदेव ने शुरू किया था। ठीक है, शंकरदेव ने अपने नए धार्मिक आंदोलन के लिए अंकिया नाट नामक एकांकी नाटक का रूप विकसित किया और सत्रिया नृत्य को इस नाटक के लिए एक संगीत के रूप में बनाया था। तो अंकिया नाट ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 2025 में ब्रिक्स समूह का कौन सा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17वां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 2006 में स्थापित समूह का उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, वर्तमान सदस्य कौन इसके हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य कौन बने हैं इसके? ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इंडोनेशिया ब्रिक्स का आधिकारिक पूर्ण सदस्य बन गया है। यह ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ब्रिक्स सदस्य है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो बातें आपको बताई जा रही है इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, दिवस के ऊपर क्वेश्चन निश्चित और बनता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी। जी हाँ, राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इस दिन सरोजिनी नायडू, जिसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का क्या है? ये जन्मदिन है। 13 फरवरी 1879 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को जो है क्या विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? ठीक है, क्योंकि उन्होंने उच्च उपज देने वाली फसलों, विशेष रूप से गेहूं की किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन मतलब मनकोम्बी सदाशिवम स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 9 फरवरी 2024 को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के ऊपर एक पुरस्कार भी स्थापित है जिसका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज मतलब TAS द्वारा की गई है, जो कृषि में नेतृत्व के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहली बार यह पुरस्कार 2004-5 में डॉक्टर गेंदा लाल जैन को सम्मानित किया गया था, जो कि एक पोल्ट्री वैज्ञानिक थे। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके काम की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में श्वेत और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। उनका नारा क्या था? जय जवान जय किसान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। मौर्य वंश से क्वेश्चन निश्चित और बनता है, इसे आपको बहुत डिटेल में जान लेना है। ठीक है, मौर्य वंश का मतलब स्थापना किसने की, अंतिम शासक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन किस शासक का, किस वंश का शासन आया? ठीक है, मौर्य वंश के प्रभावशाली शासक कौन कौन थे? तो क्वेश्चन यहाँ से छांट छांट के बहुत गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं। तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। बृहद्रथ शतधोन का उत्तराधिकारी था जिसने 195 से लेकर 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। शुंग वंश की अगर बात करें, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य लगभग 137 वर्षों तक भारत पर शासन करता रहा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र मतलब आज का जो पटना शहर है उसके पास थी।
बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसने मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के सबसे जो महान शासक माने जाते हैं वो हैं अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कई शिलालेख स्थापित किए। ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी थे दशरथ मौर्य। ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक किसको देवनाम प्री के नाम से जाना जाता है, तो अशोक को ही देवनाम प्री के नाम से जाना जाता है। राजा प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, मतलब देवताओं का प्री। ये सारे कई नाम जो है ये सम्राट अशोक के हैं, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अशोक का जो राजकाल था वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। सम्राट अशोक ने, एक क्वेश्चन यहाँ से और महत्वपूर्ण बनता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, तो 8वें वर्ष में, मतलब 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है भाई। चलिए, तो मौर्य साम्राज्य की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में। निम्न में से कौन सी पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई थी? बार बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र। जी हाँ, मौर्य काल में अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य की लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र बार बार पूछा जाता है। ये पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई थी। इसके अलावा एक पुस्तक और है मौर्य काल में जो लिखी गई थी, वो भी बार बार आपसे पूछा जाता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य काल के दौरान इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज और संस्कृति का वर्णन करती है। ठीक है और भाई, अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग मतलब 2024-25 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलादीन अजराय। अलादीन अजराय ने जो है गोल्डन बूट अवार्ड आईएसएल 2024-25 में जीता। 2024-25 का जो खेल था ये 11वां संस्करण था। इस 11वें संस्करण को मोहन बगान सुपर जॉइंट ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में अतिरिक्त समय के बाद बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा करके एक खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। यह मोहन बगान सुपर जायंट का दूसरा आईएसएल खिताब था। इससे पहले उन्होंने 2022-23 में अपना पहला खिताब जीता था, तब उनका नाम क्या था? उसमें एटीके मोहन बगान था। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉरवर्ड अलादीन अजराय ने 23 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर बनकर के गोल्डन बूट जीता है। वहीं बेंगलुरु एफसी के सुनील छेत्री 14 गोल के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रहे। मोहन बगान सुपर जॉइंट की विशाल कैद को सर्वाधिक 15 क्लीन शीट के साथ सत्र समाप्त करने पर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया। ये गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बूट, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में आईआईटी की स्थापना की गई? ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था? किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है। पंचवर्षीय योजना पर अगर डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो बना हुआ लिंक आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। फिलहाल आपको उसके आंसर की बात करते हैं तो 1951 आपको ध्यान रखना है, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चली थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय की योजना के अंत में भारत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए। पहला आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्थापित किया गया था। इसके बाद के वर्षों में बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली में आईआईटी की स्थापना की गई। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। अर्थशास्त्री के.एन. राज को इस योजना का वास्तुकार माना जाता है। ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद रोजगार में अवसर की समानता का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसे आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 16। ठीक है। केवल अनुच्छेद 16 को ही नहीं ध्यान रखना है, आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक की टोटल ध्यान रखना है। आइए आपको डिटेल बता देते हैं। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है ये समानता के अधिकारों का इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों से समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 बताई दी आपको सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता का निवारण ठीक है करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है या उपाधियों का अंत करता है। अगला प्रश्न है
उड़ावल्ली की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। जी हाँ, उड़ावल्ली की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ये 4 मंजिला हैं। ठीक है, उड़ावल्ली गुफाएं राज्य नहीं, आंध्र प्रदेश, इसे आप ध्यान रखना। उड़ावली गुफाएं जो है भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अखंड भारतीय राकट वास्तुकला है। ये गुफाएं विजयवाड़ा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। उड़ावली गुफाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, इस गुफा परिसर में बौद्ध, जैन और हिंदू प्रभाव की परतें देखी जा सकती हैं। ये 420 से 620 ईस्वी के विष्णुकुंडी राजाओं से जुड़े हुए हैं। ये गुफाएं अनंत पद्मनाभा और भगवान नरसिम्हा को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। 16 से 17 फरवरी को मस्कट, ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2025 में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट, ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका विषय क्या था इस बार? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का उपयोग क्या है? कंट्रोल प्लस पी, पी मतलब प्रिंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, प्रिंट करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग किसी दस्तावेज या वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? कॉपी करना। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस एक्स कट करना। कंट्रोल प्लस टैब और अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब नहीं, अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब मतलब खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करना। विंडोज प्लस डी डेस्कटॉप दिखाना। विंडोज प्लस एल अपने पीसी को लॉक करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप मतलब टास्क मैनेजर खोलना। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन मतलब पूरा स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो ये जो कुछ कीवर्ड हैं, मतलब शॉर्टकट की जो आपको बता रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। ध्वनि किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंगें होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग भी है, जिसका अर्थ है उसे प्रसारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी या ठोस। ध्वनि के अलावा भूकंपी तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे, ये भी क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह हो चाहे खेड़ा आंदोलन हो, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि दोनों ही किसानों से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, यह गुजरात में 1928 में हुआ था और यह किसानों के भूमि कर में वृद्धि के विरोध में था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और वह भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। वहीं अगर बात करें खेड़ा आंदोलन की, तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, जहां खराब फसल और अकाल के कारण किसानों को कर भुगतान में छूट की मांग की गई थी। ठीक है, 1918 में हुआ था ये 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के 7वें दिन बाद शुरू किया गया था, मतलब चंपारण के बाद खेड़ा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल तख्ते बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तख्ते बही बौद्ध मठ है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित है। ठीक है, इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, सुनीता विलियम्स। अभी तक नाम आप नहीं भूले होंगे क्योंकि काफी चर्चा में रहा उनकी वापसी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए। यह एक रिकॉर्ड था जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS में बिताया था।
इस दौरान सुनीता और बुश ने 900 घंटे तक रिसर्च की और 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटे। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में एक पौधा जिसका नाम था रोमेन लेट्यूस भी उगाया था, जो कि एक शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में किया गया एक वैज्ञानिक प्रयोग था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य पंजाब में केवल महिलाएं करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिद्दा। गिद्दा नृत्य जो है केवल पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाता है, वहीं भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पंजाबी लोक नृत्य की अगर बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा, सम्मी, किकली और लुड्डी, ये सब क्या है? पंजाबी लोक नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा जो लोक नृत्य है पुरुषों के द्वारा बैसाखी पर्व पर किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं मेरे भाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो किस बात की देर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन अगर ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।